आज से सिर्फ 20-30 साल पहले जहां दुबई में रेत और गर्मी के अलावा कुछ नहीं था, माहीगिरी के एक छोटे से गांव से लेकर आज दुबई की चमक दमक से आप सभी वाकिफ होंगे। लेकिन स्टॉप, आज से तकरीबन 50 साल पहले यानी 1968 में पूरे दुबई में सिर्फ 13 कारें रजिस्टर थी और आज यहाँ की पुलिस फोर्स दुनिया की बेस्ट सुपर कार्स में घूमती है। दुबई के पास ना अपना खाना है, ना पानी, ना अपना कोई मिनरल है। दुबई के पास खुद का कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद भी ये दुनिया की 3rd मोस्ट ट्रैवल्ड सिटी है। हर नेशनलिटी के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। वो एक काफी फेमस कोट है ना कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, हबीबी कम टू दुबई। इतने कम टाइम में इतनी जल्दी रेत के ऊपर कैसे इतना बड़ा सिटी डेवलप हो सकता है? आखिर क्या स्ट्रैटेजी लगाई यहाँ के शेख्स ने? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप सोच रहे हैं कि दुबई के पास खुद का ऑयल तो था तो ये ऑयल बेचकर बाकी गल्फ कंट्रीज की तरह रिच हुआ होगा। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुबई के मुताबिक दुबई की जीडीपी का सिर्फ 5% हिस्सा ऑयल से आता है। बाकी दुबई की 95% इकोनॉमी टूरिज्म, सी ट्रेड और फाइनेंस पर डिपेंड है। आज से 100-150 साल पहले दुबई के पास कुछ भी नहीं था। यहाँ के लोकल्स यानी शेख्स फिशिंग करके बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारते थे। 1892 में दुबई के उस वक्त के रूलर शेख मखदूम ने ब्रिटिश के साथ एक स्पेशल एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट ने दुबई को ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट का पार्ट बनाया, यानी कि दुबई अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में रहेगा। क्योंकि फ्रांस और रशिया जैसे कंट्रीज दुबई पर अपनी नजरें जमाए हुए थे, वो इस पूरे एरिया पर कब्जा करना चाहते थे, इसीलिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ। इसके 2 साल बाद 1894 में शेख मखदूम ने डिसाइड किया कि दुबई अब से किसी भी गैर मुल्की ताजरों से टैक्स नहीं लेगा। इस डिसीजन से हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कंट्री से ट्रेडर्स दुबई कारोबार करने के लिए आने लगे, क्योंकि यहाँ पर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। 1901 में दुबई ने मिडिल ईस्ट का पहला फ्री सी पोर्ट बनाया। यहाँ पर भी कोई टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं थी। 1906 तक इस सी पोर्ट से 70,000 टन तक का कार्गो आना और जाना शुरू हो गया। लेकिन इन सब के बाद भी दुबई के हालात कुछ खास नहीं बदल रहे थे, क्योंकि दुबई इस पोर्ट वगैरह से टैक्स तो ले नहीं रहा था जिससे इनको कोई इनकम आती। साल आया 1929, द ग्रेट डिप्रेशन। ये एक ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस था जिसने बड़े बड़े कंट्रीज की इकोनॉमी को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इससे दुबई के हालात और ज्यादा खराब होने लगे। फॉरेन ट्रेडर्स दुबई को छोड़कर जाने लगे। उस वक्त दुबई में मोतियों का कारोबार अरूज पर था, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन की वजह से ये काम भी बंद हो गया। फिर आया 1939, जब अमेरिकन ऑयल कंपनीज ने यूएई के पड़ोस सऊदी अरेबिया में ऑयल के काफी बड़े रिजर्व्स फाइंड किए, जो सऊदी अरेबिया के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इनकी इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट मिलना शुरू हो गया और सऊदी शेखों के हालात बदलना शुरू हो गए। वहीं दुबई और अबू धाबी आपस में ही दोनों स्टेट्स अपनी बाउंड्रीज को लेकर लड़ रहे थे। इसी दौरान 1958 में अबू धाबी में भी ऑयल को बड़े स्केल पर डिस्कवर कर लिया गया। अब जाहिर सी बात है कि अबू धाबी भी यहां से ग्रो करना शुरू हो गया, लेकिन दुबई अभी भी वहीं का वहीं था। इसी साल 1958 में सईद बिन मखदूम अल मखदूम की डेथ के बाद शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम दुबई के लीडर बने। दुबई की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ 1966 में, जब दुबई में भी ऑयल डिस्कवर कर लिया गया। लेकिन दुबई के शेखों की यह खुशी ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि जो ऑयल दुबई में डिस्कवर किया गया वो इतना नहीं था जिससे पूरे दुबई की इकोनॉमी को संभाला जा सके। ये ऑयल दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी दुबई की इकोनॉमी इस ऑयल के बाद स्टेबल होना शुरू हो गई। वहीं इसका पड़ोस अबू धाबी पूरी दुनिया में ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था, जिससे अरबों डॉलर्स की कमाई जनरेट हो रही थी। दुबई के शेख ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि ये ऑयल ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है और हम इसी ऑयल पर डिपेंड नहीं रह सकते। उस टाइम पर राशिद बिन सईद अल मखदूम ने एक फेमस लाइन भी बोली थी, जो आज भी फेमस है। इन्होंने कहा कि मेरे दादा ऊंट की सवारी करते थे, मेरे वालिद भी ऊंट की सवारी करते थे। मैं मर्सिडीज चलाता हूं, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उसका भी बेटा कोई लग्जरी गाड़ी चलाएगा, लेकिन हालात ऐसे हो जाएंगे कि उसका आने वाला बेटा दोबारा से ऊंट चलाएगा। इसीलिए हम इसी ऑयल पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें अपनी इकोनॉमी को डाइवर्ट करना होगा। और दुबई ये भी समझ चुका था कि वो अबू धाबी से एक ऐसी स्टेट से नहीं लड़ सकता जो तेजी से तरक्की कर रही हो, जिसके पास दुनिया के 9% ऑयल प्रोडक्शन हो। इसलिए 1971 में दुबई और अबू धाबी ने 5 अदर अमारात के साथ मिलकर एक नया कंट्री यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाया। अब अबू धाबी इस नए मुल्क का कैपिटल सिटी बना और शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान यूएई के पहले प्रेसिडेंट बने। इसके बाद 1973 में यूएई की करेंसी दिरहम को इंट्रोड्यूस किया गया। दुबई और अबू धाबी का एक नया कंट्री बनाने का फैसला अच्छा साबित हुआ, क्योंकि अबू धाबी अब दुबई को भी सपोर्ट करने लगा।
इसलिए आप कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि दुबई को आज दुबई बनाने में अबू धाबी का बड़ा हाथ है। ऑयल से कमाया हुआ पैसा इन्होंने जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर लगा दिया। स्काई स्क्रैपर्स दुबई में बनना शुरू हो गए, एयरपोर्ट बनने लगे, दुनिया की बेस्ट एयरलाइन एमिरेट्स वजूद में आई, बुर्ज अल अरब ओनली 7 स्टार होटल इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनने लगी। दुबई अबू धाबी में पूरी दुनिया से लोग आने लगे, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर आने लगी और नेचुरली पूरे यूएई की इकोनॉमी ग्रो करने लगी। यही वजह है कि दुबई ये खुद क्लेम करता है कि ऑयल पे इसकी डिपेंडेंस 5% से भी कम है। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हुए सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। ईयर आता है 2007-8 जब दुबई को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। इसकी इकोनॉमी को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा। आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ के लोग अपनी महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां एयरपोर्ट की पार्किंग्स में यूं ही छोड़कर दुबई से चले गए। एक बार फिर अबू धाबी ने दुबई को कंधा दिया। इन्होंने $10 बिलियन दुबई को लोन देकर इन्हें इस डेंजर जोन से बाहर निकाला। आप शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का नाम पहले दुबई बुर्ज था, लेकिन जब अबू धाबी ने दुबई को $10 बिलियन का लोन दिया, इसके बाद बुर्ज दुबई का नाम अबू धाबी के रूलर और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएई खलीफा बिन जैद अल नहयान के नाम पर बुर्ज खलीफा रख दिया गया। अब तक तो आप ये जान ही चुके होंगे कि अगर अबू धाबी ना होता, अबू धाबी में ऑयल डिस्कवर ना होता, तो आज शायद ही दुबई का नाम भी कोई जानता। लेकिन क्या अबू धाबी हमेशा ही दुबई को ऐसे ही सपोर्ट करता रहेगा? वेल, इसका एक शॉर्ट सा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अबू धाबी की इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंड है और ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया समेत अबू धाबी में भी ऑयल एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो ये अपनी इकोनॉमी को ऑयल से हटकर टूरिज्म की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से दुबई की इकोनॉमी डे बाय डे नीचे गिरती जा रही है। 2014 के बाद से दुबई में प्रॉपर्टी प्राइसेस कंटिन्यूसली गिर रही हैं। दुबई में ये बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स असल में अंदर से पूरी तरह से खाली हैं। आज की डेट में एक्सपोर्टर्स और फॉरेन कंपनीज यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, जिसमें पेमेंट डिलेज का इशू, स्कैम्स, फ्रॉड्स जो अक्सर छोटे बिजनेसेस को टारगेट करते हैं। एक और सबसे बड़ा फेलियर दुबई एक्सपो भी है। कोविड-19 की वजह से 2020 में ओपन होने वाला दुबई एक्सपो 2021 में हुआ और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इसे $1 बिलियन फेलियर कहा। जिस एक्सपो की प्लानिंग पिछले 10 सालों से दुबई कर रहा था, इनका ख्याल था कि एक्सपो में लोग पूरी दुनिया से आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, जिससे दुबई अपनी मार्केट को स्टेबलाइज करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुबई एक्सपो एक टूरिज्म स्टंट के अलावा और कुछ भी साबित नहीं हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपो की इनकम इसकी टारगेट इनकम से 57% कम रही और ये $1 बिलियन प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल रहा।